लोक और शास्त्र। भारत के अध्येताओं ने इस नई लोक दृष्टि से लोकतंत्र और लोकवार्ता के बीच संबंध सूत्र का अध्ययन किया। तब लोक धर्मिता और सार्ववर्णिक वेद के प्रतिपादक भरत मुनि पर ध्यान गया। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लोक धर्मिता को सर्वोपरि माना है। लोकधर्मी साहित्य ही कालजयी होता है और लोकमानस ऐसे ही साहित्य को स्वीकार भी कर लेता है। लोक बड़ा निर्भर होता है। कौटिल्य पर ध्यान दिया जाए तो जिसने अपने अर्थशास्त्र में सूत्र दिए थे, सर्वज्ञता लोकज्ञता शास्त्रज्ञो अप्यलोकयो भवेन मूर्ख तुल्यः। कालिदास का जनपद दर्शन, भभूति और बाणभट्ट का जनपद दर्शन, वेद और उपनिषद का लोक तत्व, न्याय और वैशेषिक के विद्वानों के वे उदाहरण जो उन्होंने कृषक, कुंभकार और जुलाहे के घर से उठाए हैं। कहीं पनघट है तो कहीं खेत हैं। कुछ अध्येताओं ने शास्त्र में अहम चैतन्य और लोक में समष्टि चैतन्य को देखा है। कुछ लोक वार्ताविदों ने लोक को गांव और शास्त्र को नगर माना है। विचारक शास्त्र में तर्क और लोक में श्रद्धा भाव का साक्षात्कार करते हैं। किसी की दृष्टि में शास्त्र सिद्धांत और आदर्श हैं तथा लोक व्यवहार है। अनेक विद्वानों ने यह भी कहा है कि शास्त्र ने सदैव लोक की रक्षा की है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में एक सूत्र में परिभाषित किया है कि आभ्यंतरो अहम लोके ना तो हम लोकः। व्यक्ति और लोक का संबंध ऐसा है जैसे क्षण और युग का संबंध। एक को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, बहुत को भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है, किंतु सर्व को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता। फिर भी अहंकार व क्षण अपने को लोक से भिन्न या लोक से ऊपर मान लेता है। व्यक्ति, वर्ग, राज्य आदि आज हैं, किंतु लोक कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा और ये निरंतर रहता है। लोक केवल वर्तमान नहीं, लोक सुदूर अतीत से अक्षोर भविष्य तक की निरंतरता है। व्यक्ति और वर्ग केवल क्षण है तो लोग युग युगांतर हैं। जिस प्रकार बूंद में समुद्र है और समुद्र में बूंद है, परंतु बूंद समुद्र नहीं, इसी प्रकार में मैं लोक में हूँ, लोक भावित भी हो सकता हूँ, किंतु मैं स्वयं ही लोक नहीं हूँ। समष्टि भाव भावित होने के कारण लोक कहा जाता है। इसलिए लोक परंपरा का अध्ययन शास्त्र परंपरा के अध्ययन का पूरक होता है और इस अध्ययन के बिना शास्त्र परंपरा की ग्रंथियां नहीं खुल सकती हैं। लोक में सब है, लोक सबका आश्रय है। विभिन्न जाति, बिरादरी, वर्ग, धर्म, संप्रदाय लोक में ही जन्म लेते हैं। लोक से ही जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं और लोक में ही समा जाते हैं। सबके बीच में दो भेद हैं। एक वे तात्विक नहीं है, दृश्यमान अहंकार निर्मित है। भीतर से वे सब मनुष्य ही हैं। सर्वजन चेतना ही लोक चेतना है। मनुष्य की उस सत्ता का नाम लोक है जहाँ जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, शासक शासित, स्त्री पुरुष, धर्म संप्रदाय तथा क्षेत्रीयता के सभी बंधन खुल जाएं। मालिक नौकर, बड़ा छोटा, वकील, व्यापारी, प्रोफेसर, उद्योगपति, नेता आदि बाह्य उपाधियाँ यहाँ ये सब अनुकूल नहीं है। इनके भीतर जो सामान्य मनुष्य है वो लोक है, वही आपके लिए अनुकूल है। लोक वह महासमुद्र की भांति है जिसमें विविधताओं और व्यष्टियों की लहरें परस्पर टकरा रही हैं, लेकिन टकरा कर भी वे ना तो विच्छिन्न हो सकती हैं और ना वे विच्छिन्न हैं। वे टकराती हैं और टकराती ही रहेंगी, किंतु टकरा कर वे एक दूसरे में समा जाती हैं। लोक की महिमा को जानने और समझने के लिए विराट पुरुष की संकल्पना को समझ लेना आवश्यक है। हजारों साल पहले भारत की लोक मेधा ने विराट पुरुष की संकल्पना की थी, जो सहस्त्र शीर्ष है, सहस्त्र नेत वाले, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र पाद हैं उनके। उसमें कोटि कोटि युगों का अंतर्भाव है। विभिन्न जाति, वर्ग, वर्ण, धर्म आदि उसके हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, पेट इत्यादि अंग प्रत्यंग हैं, परंतु वे सभी अंग अविच्छिन्न हैं और एक दूसरे के लिए हैं। वे सबके लिए सब हैं, अलग अलग नहीं हैं, वो सबके लिए सब हैं। इस सब के बीच जो नाम रूप का भेद और असमानता है वह दृश्यमान है, तात्विक नहीं है। उसकी एक आत्म सत्ता ही सर्वजन सत्ता है, जिसे हम लोक कहते हैं। शास्त्र मेघ है और लोक सागर है। जल दोनों रूपों में है। लोक और शास्त्र ऐसे हैं जैसे समुद्र और मेघ।